मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों, इस आवाज को पहचान रहे हैं आप? आज इस आवाज की मालिक हैं हमारी मेहमान। तेज हवा ने मुझसे पूछा, तेज हवा ने मुझसे पूछा, तेज हवा ने मुझसे पूछा, रेत पे क्या लिखते रहते हो, रेत पे क्या लिखते रहते हो, किन सोचों में गुम रहते हो, इतनी मुद्दत बाद मुद्दत के इनसे मुलाकात हुई है और ये न जाने किन सोचों में गुम हैं, न जाने कौन सी पुरानी यादों के सफ़ों को पलट रही हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का प्रोग्राम। हमारी मेहमान हैं मशहूर पार्श्व गायिका दिलराज कौर। इनसे मुखातिब हैं अहमद वसी और ममता सिंह। मुझे याद सब है जरा जरा। आपको शायद ये याद हो कि ये मशहूर शायर मोमिन का मिसरा है कि मुझे याद सब है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो इस मिसरे से वाबस्ता वो तमाम बातें, वो तमाम यादें इसमें दोहराई जा सकती हैं जो शायद हमारे तहत शऊर में, यानी हमारे अंदर कहीं मौजूद हैं, लेकिन हम अल्फाज में उन्हें पिन्हा नहीं कर सके, उन्हें अया नहीं कर सके, उन्हें बयां नहीं कर सके। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर गुलकारा दिलराज कौर, जिनके साथ फिल्म करने का मुझे भी इत्तेफाक हुआ है, जिन्होंने फिल्म हीरा मोती के गाने पहली बार हम दोनों ने पूरी फिल्म एक साथ की थी, इसलिए मैं उन्हें बहुत करीब से जानता हूँ। वो उस वक्त उभरती हुई गुलकारा थीं और इस वक्त एक संजीदा, बाकायदा, पुरवकार और एक अपना मकाम बनाए हुए गुलकारा हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये गुलकारा बनने की आप में जो ख्वाहिश जागी वो कौन सी दोपहर थी? मैं अपने सभी सुनने वालों को पहले तो नमस्ते कहना चाहूँगी, अपना आदाब अर्ज़ करना चाहूँगी। और वसी साहब मेरे बारे में बहुत कुछ कह गए हैं। शायद मैं अपने को अभी भी वही अपने को स्टूडेंट के रूप में देख रही हूँ और संगीत को बहुत अंदर तक, यानी बहुत डीपली जानना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, हर एक्सपीरियंस से सीख रही हूँ। और आपने जो सवाल किया कि ये सिंगर बनने का, यानी गुलकारा बनने का शौक़ किस वक्त पैदा हुआ, ये तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि बचपन से संगीत मुझे मिला है और गाती रही हूँ। उसके बाद तालीम भी हासिल की। तालीम हासिल करने के लिए एक बात ज़रूर हुई कि मेरे पिताजी सिविल इंजीनियर थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो ऐसा वक्त आया जब मैं थोड़ी सी पढ़ाई बढ़ने लगी, तो लखनऊ में मुझे रहने का मौका मिला और वहाँ पर भातखंडे संगीत महाविद्यालय में मुझे संगीत सीखने की के लिए मेरी माताजी ने एडमिट करवाया।
और वहाँ एडमिशन के टाइम क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी, 9 साल की उम्र थी, तो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि हम ये इतनी छोटी है, डांस में ले लेंगे, तबले में ले सकते हैं, लेकिन गाने के लिए ये बिल्कुल फिट नहीं है। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरी माँ को थोड़ी-सी उनकी जद्दोजहद हुई प्रिंसिपल के साथ कि ये आप ऐसा करें, अगर आपको डाउट है तो आप इसको सुन लीजिए और सुनने के बाद रिजेक्ट कीजिए, पहले ही रिजेक्ट ना करें। तो जो प्रिंसिपल थे वो खुद भी एक बहुत ही जानी-मानी हस्ती थी उस समय की, श्री रतन शंकर जी। तो उन्होंने फिर मेरे फॉर्म पे लिख दिया कि इनका टेस्ट लिया जाए। तो मुझे जब टेस्ट करने के लिए जिन्होंने मेरा एडमिशन के लिए मुझे सुना, उन्होंने मेरे फॉर्म पे लिखा फिट फॉर थर्ड ईयर। अब बताइए, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, तो मेरी मम्मी को कहना पड़ा कि इसे कुछ आता नहीं है, आपने कहा तो आप लेने को तैयार नहीं थे, और अब आप इसे लिख रहे हैं फिट फॉर थर्ड ईयर, तो इसे तो कुछ भी आता नहीं है। तब उस टाइम पर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, थर्ड ईयर नहीं तो हम इसे सेकंड ईयर में एडमिट कर लेते हैं। और मुझे आपको शायद सुनकर हंसी आ जाए कि मैं जब क्लास में जाती थी, मेरे साथ सब बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे और वो लोग अक्सर टीचर से कहा करते थे गला खराब है, और मैंने सोचा कि शायद मुझे भी यही कहना चाहिए, तो मैं भी कह देती थी गला ठीक नहीं है। अच्छा लेकिन दिलराज जी, जब आप ये लखनऊ का जिक्र कर रही हैं और जी। भातखंडे का जिक्र कर रही हैं, जी। भातखंडे संगीत विद्यालय का, तो एक अजीब इत्तेफाक है कि मैं बिल्कुल उसके नज़दीक रहता था। अरे वाह! और अक्सर मैं खाना खाकर या यूं भी कभी चहलकदमी के लिए, टहलने के लिए, बिल्कुल एक जिस तरह कहते हैं घर वाले पोशाक में, लिबास में, जी। कुर्ता पैजामा पहने उधर टहलने जाना, तो अक्सर आवाज़ें आया करती थी, कभी तबला बज रहा है, कभी कि बहुत मुमकिन है कि उन आवाज़ों में आपकी भी कहीं आवाज़ शामिल हो। ये आपने बात कही तो मैं आपको एक और किस्सा सुना देती हाँ, हूँ, बिल्कुल। क्योंकि उस दौर में हमारे भातखंडे कॉलेज में हमारे देश के जाने माने कलाकार तबला नवाज अहमद जान थे, रकवा खान साहब थे, डागर ब्रदर्स थे, जिन्होंने हमें धमार और ध्रुपद सिखाया। तो शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मुझे वहीं मिली। तो जब मैं थर्ड ईयर में पहुंची तो राग भोपाली हमारा पहला राग था और मुझे बहुत पसंद आया, और वहाँ से मैंने अपने अंदाज, जैसे कहना चाहिए कि टीचर कुछ सिखा रहे हैं उसको अपनी आवाज़ में, फिर ये बंद हो गया कहना कि गला ठीक नहीं है। और जब मैं गाऊं तो मैं देखूं एक बुजुर्गवार और उनकी एक काली टोपी गोल सी होती थी और तिरकवा खां साहब अंदर आते थे, मैं उन्हें देखकर चुप हो जाती थी, गाती नहीं थी। तो वो कहते थे बेबी गाओ गाओ, तो मैं गाने से मना कर देती थी। तो मैं अपने टीचर से कहती थी इनको पहले कहो बाहर जाए। बताइए मुझे क्या मालूम कि ये खान साहब तिरकवा खान साहब हैं। और जब गाना हमारी क्लास खत्म होती थी तो जब मैं उठ के बाहर जाती थी तो देखती थी वो बाहर दरवाजे के खड़े हुए हैं। तो हो सकता है जैसा आप फरमा रहे हैं कि वो इतनी आवाजें आती थी, उनमें कोई आवाज मेरी भी रही हो। ये आलम शौक का देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए, ये आलम शौक का देखा न जाए।
ये आलम शौक का देखा न जाए। ये महरूमी नहीं पासे वफा है। ये महरूमी नहीं पासे वफा है। कोई तेरे सिवा देखा न जाए। वो बुत है या खुदा देखा न जाए। ये आलम शौक का देखा न जाए। आवाज़, गायकी, सुर ताल के अलावा भी गर्मी का मौसम बड़ा सुकूनदेह और आनंददायक होता है। और गर्मी का मौसम सबसे पहले तो इम्तिहान से मुक्ति दिलाने का मौसम है। जी हाँ। और छुप छुप के आम की केरियां खाने का मौसम है। जी हाँ। और लड़कियां तो खास तौर से खाती हैं। हाँ, हमने भी खूब खूब खाई है केरियां। तो आप कुछ अपने खटाई की अनुभव ऐसी दुनिया बताइए। की कोई चीज नहीं है जो मैंने ना खाई हो। अच्छा। और अभी भी तैयार हूँ खाने के लिए। जी, तो माँ की डांट भी खाते थे और आइसक्रीम छुपा के खाना, ये सब कुछ बचपन से लेकर बड़े होने तक सब लोग अपने जहन में सजा के रखते हैं। तो आप कुछ यादें हमें बताइए। मैं आपको गर्मी ज़रूर की ये छुट्टियों कहना की। चाहूँ, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की कि मेरे फादर सिविल इंजीनियर होने के नाते उनकी पोस्टिंग हिल्स हिमालयन रीजन में हुई। जी। पिथौरागढ़, डीडी हाट, जोशीमठ। और इस तरह से हमारा गर्मी की जैसी छुट्टियां होती थी तो हम लोग पहाड़ों में चले जाते थे। और वो खूबसूरत नज़ारे मैंने देखे हैं अंदर तक। वो नंदा घूंघट, नंदा कोट, पंचचूली, वो जी। बर्फीली जो इतनी बड़ी वाह, बड़ी वाह। चोटियां, इतने खूबसूरत नज़ारे। आज भी जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो उतना ही फ्रेश फील करती क्या हूँ। कभी आपको ऐसा लगा कि ये वादियां गुनगुना रही हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। वो तो ऐसे था जैसे आज तो मैं आपको बता सकती हूँ, ऐसे लगता था कुदरत कह रही हो, अरे मुझसे भी बात करो। और वो जो वहाँ का जो वेजिटेशन है, क्योंकि मुझे पेड़ पौधों का भी बहुत शौक है, गार्डनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी भी मेरे पास मेरे अपने पौधे तो जिनका मैं ख्याल रखती हूँ। और वहाँ पर भी आप देखें, जब आप नॉर्थ इंडिया में अगर आप कश्मीर की तरफ जाते हैं तो वेजिटेशन, पत्तियाँ अलग ढंग का वेजिटेशन है। अगर आप हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो अलग है। जी। इसी तरह से जब आप इधर गढ़वाल की तरफ आते हैं तो अलग तरह के पत्ते हैं। सुंदरता है, सब जी। एक ही जैसा नहीं, लेकिन कितना खूबसूरत है, उसको क्या लफ्जों में बयान कर सकते हैं हम? मैं तो समझता हूँ कि आप हर तो पोएट पत्ता, हैं, आप तो हर कोशिश कर पत्ता जो सकते है एक गीत है और हर फूल पर एक गीत लिखा हुआ है। मैं इसको इस अंदाज में कहना चाहूंगी, हर शय की है जुबां, कोई खामोश नहीं है। या पंक्चुएट ऐसे भी कर सकते हैं, हर शय की है जुबां, कोई खामोश नहीं है। बिरला जी, आपने गजल गाई थी, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन जी सोचों हाँ। में गुम रहते हो। आप इतनी मुद्दत बाद मिले, ऐसा लग रहा है कि आपसे कितनी सारी बातें करूं, लेकिन साथ ही यहाँ बैठ के आपकी आवाज में ये गजल सुनूं। जरूर, मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। इतनी मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो। ये गुलाम अली साहब की तर्ज है। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं। मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे साथ हैं मशहूर पार्श्व गायिका दिलराज कौर।
दिलराज जी, हीरा मोती फिल्म के लिए एक कव्वाली थी, जिंदगी लेकर हथेली पर दीवाने आ गए। वसी साहब ने लिखा है इसे। और खैर हो महफिल की महफिल में दीवाने आ गए। जी, तो मैं क्या तो बात कहूँगा है। खैर हो महफिल की महफिल में दीवानी आ गई। तो मोहम्मद रफ़ी साहब और मन्ना डे साहब की ओ, और आपने साथ-साथ की रफ़ी आवाज़ों साहब में था। का नाम लिया, मुझे जी। रफ़ी साहब की बहुत याद अभी भी आती है। जी हाँ। और उनके गाए हुए गीत इतना अच्छा लगता है मुझे सुनना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कहाँ पहुँचा देते हैं वो मुझे। क्योंकि फ़िल्म अपना जो फ़िल्म करियर मैंने स्टार्ट किया वो मोहम्मद रफ़ी साहब का के साथ पहला गाना गाया। जी। पंजाबी फ़िल्म थी और म्यूज़िक डायरेक्टर थे प्रेम धवन जी। और इस गीत को गाने से पहले भी एक छोटी-सी घटना हुई जो मैं अपने सुनने वालों के साथ शेयर करना फिर से चाहूँगी। जी। हाँ, ज़रूर। कि जब मैं बम्बई आई एक प्रोग्राम के सिलसिले में, तो जो हमारे जो अरेंजर्स होते हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे एक रिकॉर्डिंग के सिलसिले में कहीं मुझे सुना और मेरे फ़ादर से कहने लगे कि हमें इन बच्ची की आवाज़ हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, कल एक रिकॉर्डिंग है और मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये बच्ची गाए। मैं मेरी बहुत छोटी थी उस वक़्त, तो मैंने अपने पिताजी से मैंने सुना तो मैंने कहा डैडी मुझे ये आता नहीं है फ़िल्म का गाना गाना और क्लासिकल जो शास्त्रीय संगीत की आवाज़ लगाने का ढंग अलग है। तो मैंने कहा मैं तो नहीं गाऊँगी ये। तो वो कहने लगे नहीं आप इतना अच्छा गाती हैं, आपको ज़रूर आना है। फिर मैंने उनसे पूछा आप ये वही मोहम्मद रफ़ी साहब हैं जिनका हम इतने गाने सुनते हैं, जिनका नाम सुनते हैं? कहने लगे हाँ जी हाँ, वही मोहम्मद रफ़ी साहब। तो एक मन में छोटी-सी इच्छा थी जी, कि उनको जी। देखूँ कैसे लगते हैं करीब से। तो मेरे फ़ादर कहने लगे देखो कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हो, डैडी में बहुत सॉफ्ट नेचर्ड थे। तो वो तो उन्होंने अपनी बात कह दी, अच्छा ठीक है मैं कल आपको 2:30 बजे लेने आ जाऊँगा, 3 बजे से शिफ्ट स्टार्ट होती है हमारी रिकॉर्डिंग्स की। तो वो मैं अब अगले दिन कह रही हूँ हे भगवान ये ना आए ना आए ना आए और लीजिए टिक शार्प 2:30 वो आ गए लेने के लिए हमें। और फिर हम बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरीज जो कि हमारी देश की जानी हुई ऐसी रिकॉर्डिंग लैब रिकॉर्डिंग है जहाँ लेबोरेटरी पे है। तमाम यादगार गाने रिकॉर्ड हुए। और जब मैं गाने के लिए गई तो मेरा कोई रिहर्सल नहीं हुआ था, सेट पे था जी। और ये फिर मुझे कह रहे थे कि आप अच्छा गाएंगी तो आपको और भी गाने दिए जाएंगे। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा था कि इस वक्त आप मुल्क के एक बहुत ही बड़े गुलकार के सामने खड़ी जी हैं? हाँ, एक वो एक्साइटमेंट तो मैंने जब उनको देखा वो वक़्त मैं कभी नहीं भूल सकूँगी। एक इतने सादे संजीदा इंसान के रूप में मोहम्मद रफ़ी साहब को मैंने देखा और उनके बारे में एक और भी बात बहुत मशहूर है, जी। पंक्चुअलिटी। लोग कहते थे कि घड़ी मिला लीजिए, टाइम मिला लें रफ़ी बहुत साहब की एंट्री से। एंट्री से। तो और बहुत सॉफ्ट नेचर, बहुत धीरे से बात करने वाले और हमेशा उनकी ज़बान पर मैंने एक लफ्ज़ बहुत बार सुनती थी वो था ईश्वर का नाम। जी। वो यहाँ तक भी कि जब मैं ये जो हम एक डुएट कर रहे थे फ़िल्म हीरा मोती के लिए, होंठ हैं तेरे 2 लाल जी। हीरे इन्हें खोलना तू धीरे-धीरे। तो रफ़ी साहब जब हम लोग आए सुनने के लिए गाना तो मुझे कहने लगे देखो देखो मेरी आवाज़ सुनो अल्लाह ने कैसी आवाज़ दी है मुझे, उसने ये नूर मुझे दिया वरना मुझे कौन जानता। मैं आज भी जब ये बात सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी ऊंचाई हासिल करने के बाद उस जैसा व्यक्तित्व मेरे देखने में नहीं आया। मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। दुनिया ये कह रही है कि दीवाना हो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। ये हुस्न तेरा खिलता हुआ सा गुलाब है, ये हुस्न तेरा खिलता हुआ सा गुलाब है, आंखें तेरी हसीन कमल का शबाब है, तू लाजवाब है।
महफिल में जो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। जिसको समझा तो एक ऐसा राज है, कोई न जिसको समझा तो एक ऐसा राज है। मुझको भी आज अपने मुक़द्दर पे नाज है, तू दिल नवाज है। आशिक हूँ तेरी जुल्फ के साए में सो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। दुनिया ये कह रही है कि दीवाना हो गया, मैं तो तेरे भाई मुझे भी एक वाकया याद आ रहा है। नैयर साहब ने अपने वो कव्वाली जिसका अभी आपने जिक्र किया, उसमें मन्नादा भी शामिल थे। ये दिलराज कौर थी, रफ़ी साहब थे और कोरस, बहुत कोरस। तो ओपी नैयर साहब ने अपने जो सिटिंग रूम था मीरामार नेपेंसी रोड पे, वहाँ उन्होंने रखा। तो रफ़ी साहब मौजूद और मन्नादा और ये और तमाम सब, मैं भी मौजूद था। तो कि रिहर्सल में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रफ़ी साहब कुछ मिस करते थे और मन्नादा जो थे वो बराबर अपना वो सही कर रहे थे। यानी रिहर्सल में ये हो रहा था, बराबर हो रहा था। कोरस भी साथ था, ये भी गाती थी, रफ़ी साहब भी थे, मन्नादा। कव्वाली में सब होता है, तालियां, ये वो सा सब। धीरे धीरे उस कहीं कि रफ़ी साहब कुछ हो जाए तो फिर से रिहर्सल चालू होती। लेकिन वही गाना जब दूसरे दिन रिकॉर्ड हुआ है और सुनने के बाद नैयर साहब ने कहा कि इसमें तो मोहम्मद रफ़ी के अलावा कोई नजर ही नहीं आया। अजी तुम मेरे नजदीक हो, अब धड़कनों की खैर हो, जुल्फ में उलझा है दिल, अब उलझनों की खैर हो। दुश्मनों के साथ कितने प्यार से बैठे हो तुम, ये दुआ है आज मेरे दुश्मनों की खैर हो। आज देखते हैं खूबसूरत प्यार की तस्वीर को, आज देते हैं दुआ हम अपनी ही तकदीर को। तीर खाने का मजा है आप ही के हाथ से, हंस के रोकेंगे जिगर पर आपके हर तीर को। हंस के रोकेंगे जिगर पर आपके हर तीर को। जिंदगी है, जिंदगी लेकर हथेली पर दीवाने आ गए, जिंदगी लेकर हथेली पर दीवाने आ गए। आज तीर खाने के लिए बनकर निशाने आ गए, तीर खाने के लिए बनकर निशाने आ गए। मुस्कुराना दिल के मिटने का बहाना हो गया।
का फसाना हो गया। देखिए देखिए हम आपको लैला बनाने आ गए। देखिए हम आपको लैला बनाने आ गए। तीर खाने के लिए बनकर निशाने आ गए। तीर खाने के लिए बनकर निशाने आ गए। नाज वाले हैं, नाज वाले आज अपना दिल जलाने आ गए। नाज वाले आज अपना दिल जलाने तीर खाने के लिए बनकर निशाने आ गए। तीर खाने के लिए बनकर निशाने आ गए। जिंदगी लेकर हथेली पर दीवाने आ गए। तीर खाने के लिए बनकर निशाने आ गए। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे साथ हैं मशहूर पार्श्व गायिका दिलराज कौर। इनसे मुखातिब हैं अहमद वसी और ममता सिंह। अच्छा दिलराज जी, रफ़ी साहब का आपने इतना अच्छा वाकया आपने और वसी साहब ने भी सुनाया तो मन ऐसे गदगद हो गया। ऐसा लग रहा है कि हम भी काश उस जमाने में होते। तो संगीतकार ओपी नैयर साहब का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत खूबसूरत। उनके वो जो कंपोज करते हैं, मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है कहने के लिए कि मैं उनके बारे में क्या कहूँगी। उनका आप अगर आज के ज़माने में ये दौर खुद ही कह रहा है, आजकल की जितनी यंग जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके गीत गा रहे हैं। आप देखिए आज टेलीविज़न मीडियम जो हमारे पास है, विजुअल मीडियम काफ़ी ज़ोर शोर से है और इसमें जितने कॉम्पिटिशन्स या म्यूज़िकल प्रोग्राम्स हैं उनमें आप पाएंगी कोई ना एक दो गाने नैयर साहब के ज़रूर होते हैं। और उनसे भी मुझे हालांकि एक ही फिल्म गाने का मौका मिला, लेकिन बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला। एक तो उनका जो डिसिप्लिन है पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत पंक्चुअल हैं अपने टाइम के, और उनके काम में भी आप पूरे ओपी नैयर साहब को देख सकते हैं। मैं उनसे कहा करती थी, मुझे उन्होंने जब ये गीत दिया, तुम खुद को देखते हो सदा अपनी नज़र से, देखो मेरी जान खुद को कभी मेरी नज़र से। ये वसी साहब ने इसको लिखा और जहाँ तक मुझे याद है 20 अंतरे उन्होंने इनसे लिखवाए थे और 3 अंतरे उन्होंने चुने बिल्कुल जो फाइनल टेक के लिए।
तो उन्होंने मुझे फिर कहा, उन्होंने 2 वर्जन दिए मुझे उस ट्यून के, अंतरे के। जैसे एक था ये, ओए 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 दीवानी हूँ तेरी, आहा हा दीवानी हूँ, दिल थाम के रास्ते में खड़ी हूँ। अब एक ये था, और एक था ओए 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 दीवानी हूँ तेरी। अब ये जो ओए ओए कहने का अंदाज आपने देखा कि अलग है। तो अंकल ने मुझे कहा, मैं अंकल कहती हूँ उनको, उन्होंने कहा कि तुम इसमें से चुन लो जो तुम्हें चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा है, हम ये चुन लूँ मैं, ओए 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 ओए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुमने ये कैसे चुना? तो मैंने कहा मैं क्योंकि स्क्रीन देख रही हूँ और मुझे सब कट नजर आ रहे हैं कि इसको पिक्चराइज करने में आर्टिस्ट को कितना स्कोप है बॉडी मूवमेंट का और कैमरे को कितने एंगल्स मिलेंगे। तो मुझे, मेरी मम्मी मेरे साथ होती थी उस टाइम पे, तो मुझे कहते थे बहन जी इसको देखिए कैसे बात करती है ये मेरे साथ बैठती, मुझे गुरुदत्त की याद आ जाती है। मेरी नजरों में मोहब्बत का खुमारा ही गया, दिल को आना था किसी पर एक बार आ ही गया। प्यार ना करने की कसमें खाई थी मैंने, मगर आज तुम जब सामने आई तो प्यार आ ही गया। तुम खुद को देखते हो सदा अपनी नजर से, तुम खुद को देखते हो सदा अपनी नजर से। देखो मेरी जान खुद को कभी मेरी नजर से, हाय मेरी नजर से, तुम खुद को देखते हो। उनके संगीत में आप देखें तो डिसिप्लिन, पेट्रियोटिज्म, कॉमेडी, ये सब तरह के गीत उनके मिलते हैं। और रिदम और लफ्जों को जो कहने का अंदाज है, जैसे जो लफ्जों का थ्रो, वो ओपी नैयर स्टाइल है। बल्कि रफी साहब कहा करते थे कि जो ये लफ्जों का थ्रो है मैंने नैयर साहब से सीखा। जैसे आप वो गीत देखें, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। देखिए
अभी इन्होंने जो अल्फाज सुनाए, जो बोल सुनाया, इन लफ्ज़ों से खालिस ओपी नैयर झलकता है। गाने में उनके एक थ्रो होता था, उसी तरह वो अल्फाज भी वही पसंद करते थे जिनमें झटका हो, जिनमें थ्रो हो और जो सीधे खड़े खड़े हों। और आप इस कव्वाली का जिक्र कर रही थी, तो उसमें मन्ना डे साहब भी थे हमारे साथ। और मन्ना डे एक बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं, और मुझे इस चीज़ का मैं कह सकती हूँ शायद कि थोड़ा सा फख्र कर सकती हूँ कि उन्होंने जब एक फिल्म एज ए म्यूजिक डायरेक्टर की, तो उन्होंने मुझसे एक सोलो गाना उसमें गवाया उस फिल्म में। और इसी तरह किशोर दा ने जब एक फिल्म कर रहे थे तो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, तो मैंने किशोर दा से पूछा आपने मुझे कैसे बुला लिया, इतने अच्छे अच्छे लोग गाने वाले, कहते तू अच्छा गाती है ना इसलिए तुझे बुलाया। इतनी मेरी बहुत सी ऐसी खूबसूरत वाकयात यहाँ मेरे इस कहना चाहिए फिल्म के करियर में बीते कि मैं उनको सुनती हूँ, सोचती हूँ, तो भी उसी आनंद में पहुंच जाती हूँ। जी दिलराज जी, अभी आपकी बातों से ये पता चला कि जब आप लोग गाती हैं तो गाते समय सुरों के साथ, सुर और ताल के साथ साथ आप लोग ये भी ध्यान रखती हैं कि जिस कलाकार पे ये फिल्माया जाएगा तो वो कलाकार किस तरह से एक्ट करेगा। जी हाँ। तो ये बताइए कि जब आप गाती हैं तो उर्दू की तालीम और शास्त्रीय संगीत क्या गायकी में, गज़ल गायकी में खासकर मददगार सिद्ध होती है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ आज तो फिर भी देखिए, जब समय गुजरता है और समझ आनी शुरू होती है उम्र के साथ साथ, तो आज जिस ढंग से मुझे लगता है गाने के पहले जैसे मुझे कभी कभी फील होता अरे ये तो मैं गा ही नहीं पाऊंगी, या मैं तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। जी। लेकिन उस वक्त जब मैं आई थी, उम्र इतनी कम थी, तो कुछ ऐसे लगता ही नहीं था कि कुछ नहीं गा सकते, यानी किसी भी तरह की कॉम्पोजिशन हो, कैसी भी हो। अब जैसे मैं आपको बताऊं, शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा है, तो उसमें ख्याल हम गाते हैं जिसमें बढ़त करनी होती है राग के हिसाब से, उसी तरह से उस पर छोटा ख्याल गाते हैं। और हमको धमार भी सिखाई गई, ध्रुपद भी सिखाया गया, उसमें दुगुन चौगुन वगैरह करना वो भी हमने सीखा है, टप्पा, तराना। अच्छा, फिर अब मैंने लाइट क्लासिकल में, जैसे अब देखिए कहाँ, तो मैं आपको ये जैसे कभी कभी कोई कैबरे नंबर आ जाता है, क्रूनर भी है, वो भी हम गाते हैं। जैसे अभी इन्होंने अभी बताया वो कौन सा, आके दर्द जमा है, तो इसकी आवाज़ लगाने का अंदाज़ है। और उधर मैं मुझे टप्पा गाना बहुत पसंद है। मैं आपको एक सुनाती हूँ कि देखिए टप्पे में आवाज़ किस ढंग से लगाई जा रही। मांड गले तो लग जा मैं जग के दुलारे, सुनो पिया रे, मांड गले तो लग जा। तो अब ये जो टप्पे में का जो अंदाज है वो बिल्कुल एक अलग तरह की गायकी है। अब मुझे गज़ल गानी हो, जैसे मैंने आपको गज़ल भी गा के सुनाई, तो क्लासिकल म्यूज़िक अगर ट्रेनिंग है तो मेरी समझो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसी वजह से मुझे बहुत मुश्किलात पेश नहीं आई। हाँ, तो ममता जी, आप, मुझे लग रहा है आप कुछ पूछना चाहती हैं। आपके अंदाज जो है आपके, मुझे बता रहे हैं कि आपके जहन में कोई सवाल कुलबुला रहा है। मैं दिलराज जी से एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहती हूँ। इतनी शायरी की बात की और बहुत मतलब गायकी की बात की, और ये भी बात की शास्त्रीय संगीत इनको बहुत पसंद है, तो हम ये जानना चाहते हैं दिलराज जी कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा लम्हा भी आया है जब आपको अपने जज्बात का इजहार शायराना अंदाज में करना पड़ा हो? ऐसा तो मुझे सोचना पड़ेगा, आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह का माहौल मुझे बचपन में घर में मिला, उससे ये ज़रूर था कि जो मेरी मम्मी कभी बातचीत जैसे हम बच्चों से करते हैं, तो वो ये उन्होंने हमेशा बताया कि देखो, इंसान यहाँ आकर इस दुनिया में अपने काम करता है, अपने कर्मों से बंधा हुआ है, लेकिन वो ये जाने रहे कि कहाँ से आया है, उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। तो मैं आपसे ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगी कि आज मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैं ये जो तमाम संत हुए हैं हमारे देश में या हमारे देश के बाहर, उनकी जो
जो उन्होंने कहा है, जो ज़िंदगी की जो सच्चाई है उसको जिस ढंग से उन्होंने बयान किया है, वो मैं उसको उसको गा के मुझे बहुत आनंद आता है और उसको सोचना समझना चाहती हूँ बहुत अच्छी तरह से। मैं समझता हूँ कि ममता जी ने कुछ और पूछना चाहा था। क्या पूछना चाहा? मैं सही बात चूँकि है। बात दोपहर की हो रही है तो मुझे कि दोपहर का एक शेर याद आ रहा है हसरत मोहानी का, वही बड़ा मशहूर शेर है कि दोपहर की धूप में मुझको बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव जी, आना जी, याद जी, है। बिल्कुल सही मुझे बात लगता है। है कि ये पूछना चाहती और हैं कि दिलराज जी ऐसा कुछ छुपा है। गई। मैं छुपा बिल्कुल नहीं, मुझे छुपाने जैसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतना ज़रूर है कि मैं प्रैक्टिकल हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ, तो मैं अपने पैर नहीं जलाऊंगी, इतनी तपती तो पैर नहीं। जूते पहन के अच्छी तरह से, मोजे हुए तो मोजे भी मतलब जूते पहन के जाएंगी? मोजे भी पहनूंगी अगर ज़रूरत हुई तो। अच्छा, इस तपती दोपहरी में इन दिनों आप क्या करना पसंद करती हैं? क्या कर रही हैं? एक तो मैंने आपको अभी भी कहा कि जब मुझे मौका मिलता है तो ये जो जो संतों ने बयान किया है अपनी वाणी में, जो ज़िंदगी की सच्चाई, हम क्या करने के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को जानने की बड़ी इच्छा रही है मुझे बचपन से। और जब मुझे मौका मिलता है तो मैं ये काफ़ी पढ़ती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। दोपहर का टाइम होता है तो पढ़ना बहुत अच्छा है। कहीं कोई ऐसे अच्छे खूबसूरत लिखी हुई बात पढ़ने में आ जाए तो उसको कंपोज करने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है जी, कि जी। उसको कैसे जैसे फिलहाल अभी हाल ही में एक प्रोग्राम में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला था जिसका टाइटल था खुसरो से मजरू तक, जिसमें एक दर्द साहब की गज़ल मैंने मेरे हिस्से आई थी गाने के लिए, जिसमें वो कह रहे हैं अब इसमें देखिए इस लफ्ज़ का जो इस्तेमाल हुआ है हवस लफ्ज़ का, तो आम आज की ज़िंदगी में उसको एक अलग ढंग से हम यानी इस्तेमाल करते हैं। और उस दौर में जब उन्होंने ये मीर दर्द साहब की जो गज़ल है, हम तुझसे किस हवस की फ़कत जुस्तजू करें, दिल ही नहीं रहा है जो कुछ आरज़ू करें। और भी तमाम शायरों ने लिखा है, शायरी पढ़नी भी बहुत अच्छी लगती है। कभी-कभी कुछ दूसरी लैंग्वेजेज़ को सीखना चाहती हूँ तो कुछ उस वैसी किताबें, इस तरह से बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व देखिए हूँ। ऐसा है कि मैं चूँकि लखनऊ से थोड़ा बहुत वाकिफ़ हूँ और जी। आपसे भी थोड़ा वाकिफ़ हूँ और आपकी रहाइशगाह भी मुझे मालूम है कि लखनऊ में आप कहाँ रहती हैं, क्योंकि आपके घर के बिल्कुल नज़दीक कभी एक सिनेमा हुआ करता था निशात टॉकीज़। जी हाँ। तो ज़ाहिर है कि आप बिल्कुल नज़दीक रहती थीं, तो अक्सर यूँ होता है लोग गर्मी की दोपहर और लोगों घरों में एसी नहीं है और पंखे लगे हुए हैं और टट्टियाँ खस की लगी हुई हैं और वैसे पंखे चल रहे हैं, तो कभी-कभी लोग ऐसा करते थे कि सिनेमा हॉल चला जाए और दोपहर वहाँ गुजारी जाए। पर मैं आपको कहूँगी कि हमारे घर के पास ही मेरे नाना जी का घर भी था जी। और वहाँ तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, नो फिल्म्स। अच्छा। तो हमें तो बिल्कुल था ही नहीं। मुझे याद है एक बार मैंने अपनी नानी से कहा था, क्योंकि मेरे माता पिता बाहर गए हुए थे, तो मैंने कहा मैंने देखा कि सब बड़े लोग तैयार होकर कहीं फिल्म देखने जा रहे हैं, मैंने भी बहुत जिद की मुझे फिल्म देखनी है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है इसको ले चलो। तो कौन सी फिल्म में लेके गए थे, वहाँ पे भी स्क्रीन पर उन्होंने वो एक अजीब राक्षस दिखाया, क्योंकि फिल्म का नाम था भक्त ध्रुव। और उसमें वो जब वो ध्रुव जाते हैं जंगल की तरफ तो उनको बहुत राक्षस तंग करते हैं। मुझे आज भी वो फुल स्क्रीन पे जो उसकी शक्ल आई वो याद है। मैंने उसको देखा और डर के रोने लगी। हमें अलाउ नहीं था फिल्में मैंने ये सवाल इसलिए भी किया कि एक तो दोपहरें किस तरह गुजरती थी, दूसरे ये कि फिल्मों का असर, खासकर जो लोग फिल्मों में आते जी हाँ, हैं, मैं इसी आपसे हैसियत से भी आए। दोपहर के टाइम में भी आपको पता है आजकल भी देखिए समर कोर्सेज हैं। तो आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मुझे यहाँ बम्बई में भी कभी-कभी किसी एग्जीबिशन में या कहीं किसी शॉप में जाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं, मेरे कपड़े देख के मुझे कहते हैं जी आप हमारे यहाँ कंसल्टेंट हो जाइए ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए। तो वो मुझे ऐसे ऑफर्स यहाँ हैं तो और मुझे अच्छा भी लगता है। मतलब जितना मैं म्यूज़िक में इन्वॉल्व हूँ तो जब ड्रेस डिज़ाइनिंग या कलर कॉम्बिनेशंस यहीं नहीं बाहर जाती हूँ वहाँ भी मुझे कहते हैं इंडिया से आप आई हैं, ये कैसे ये कपड़े कैसे, मतलब जैसे कुछ हम या तो मेरे कपड़े ले लेते हैं। और यहाँ पे इसी तरह ज्वेलरी फॉर एग्जांपल, बहुत सी ज्वेलरी मैंने अपनी खुद डिज़ाइन की हुई है। इसलिए नहीं कि मुझे ये कहना है कि जी मैं ये सब जानती हूँ या मुझे आता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है मेरे में कि हाँ, अपनी पसंद की चीज़ अपनी, पे है। हाँ अपनी। और मैंने देखा वो ये ऐसे लगता है कि जैसे सूट भी वही करता है। तो जो समर जब टाइम छुट्टियां होती थी हमें, तो मुझे याद है मम्मी ने मुझे टेलरिंग में डाल दिया, तो मुझे टेलरिंग, आई कैन स्टिच माय ओन क्लोथ्स। मैंने पहले बहुत बचपन से अपनी शर्ट्स अगर चाहिए कि इस ढंग से होना चाहिए तो मैंने उसकी कटिंग खुद की है और खुद टेलरिंग भी की है, एम्ब्रॉयडरी भी सीखी है। तो इस तरह से फिर मैंने गिटार इंस्ट्रूमेंट्स में हवाईन गिटार,
पियानो थोड़ा सा, बहुत ऐसा नहीं, लेकिन उतनी समझ रखना। इसी तरह से और भी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ठहरो कितनी तरह तरह की चीज़ें जो मैंने अपनी अब जैसे मैंने लिटरेचर इंग्लिश में एमए किया, लेकिन बाद में मैं उसके बाद पढ़ रही थी डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विच हैज नथिंग टू डू विद म्यूजिक रियली। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे साथ हैं मशहूर पार्श्व गायिका दिलराज कौर। मैं बचपन में जो मैंने आपको अगर मैंने बताया हो तो, क्योंकि संगीत की भी जो मैंने तालीम हासिल की, तो उसके लिए जब मास्टर्स डिग्री करने के लिए जाना था तो एज मेरी बहुत कम थी और थीसिस लिखनी थी। तो थीसिस थी थ्योरी ऑफ साउंड प्रोडक्शन, प्रोपोगेशन एंड परसेप्शन। तो 2 पोस्ट ग्रेजुएशन जो आदमी एक साथ कर रहा है, तो फुर्सत कहाँ कुछ और सोचने और करने की। सवेरे 6:30 से लेकर रात के 12 बजे तक ये तो मेरी रूटीन थी उस वक्त की, उस उम्र में। यहाँ तक कि जो मेरी मम्मी की सिस्टर्स थी वो उनको कहती थी आप क्या करेंगी इस बच्ची को, उसकी ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इतना बोझ डाल रही हैं। तो मम्मी का कहना ये होता था कि बच्चों में बहुत कैपेसिटी और एनर्जी बहुत है, इसको चैनलाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया कि शरीर से हमें बड़ा किया हो, उनका था कि म्यूज़िक यानी आर्ट्स में ये खूब इन्वॉल्व हो ताकि इनकी इनर लाइफ बने। जब भी आपकी इनर लाइफ स्ट्रांग होगी, आप पाएंगे कि आप बाहर की चीज़ों पे कम डिपेंडेंट हैं, आपकी खुशी, आपका आनंद अंतर से आपको मिल रहा है। तो मैं अपने में इतनी मस्त रही हूँ, इतनी खुश रही हूँ। आज भी मेरे साथ जो हैं वो मुझे सवाल करते हैं कि तुम क्या करती हो, तो यू ऑलवेज लुक फ्रेश, तुम्हारे चेहरे पे कभी हमने ऐसे कोई डिप्रेशन या कोई तकलीफ कभी नहीं देखी, लगता है जैसे दुनिया की पूरी खुशियाँ सिर्फ तुम्हें ही मिली है। तो वो एंड में कह देते हैं तुम लकी बहुत हो। तो अब इस वक्त कोई ऐसा गाना कि जो आपके लिहाज से बहुत ही खुशी देने वाला और रूह में ताजगी भर देने वाला है? सजा है आज मेरा घर किसी दुल्हन की तरह, आज मेरा घर किसी दुल्हन की तरह, नजर के सामने तुम आ गए चमन की तरह, बाहर जैसी जवानी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा प्यार भी महके मेरे बदन की तरह। 100 साल जी
एक बात और पूछनी थी कि इतना अरसा हो गया, मैं भी आपसे काफ़ी मुद्दत के बाद मिल रहा हूँ, और आपके बारे में इस बीच कहीं भी इस तरह की कोई खबर ना सुनने को मिली, ना पढ़ने को मिली कि आप क्या कर रही हैं। तो क्या इस बीच रिकॉर्डिंग या काम या बाहर ही रहना ज़्यादा हुआ? ऐसी बात है, एक तो शुरू से, यानी मैं कह सकती हूँ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट वाज 1974, जब मैंने फिल्मों में गाना शुरू किया। कोई भी चीज़ मैं चाहती हूँ, एक सटल मुझे बहुत होना पसंद है, यानी जैसे आप कहते हैं ना, बिना कहे बात को कह देना या बहुत कम में कह देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये चीज़ मैं अपनी अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में उतार के रखना चाहती हूँ, ऐसे पसंद करती हूँ लो प्रोफाइल रखना। अगर मान लीजिए, जैसे आपने अभी कहा कि क्या बाहर रही हूँ, इस दौरान ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स मैंने बाहर किए जो बड़ी अलग किस्म के थे। तो फिल्मों तक तो अपने यानी जितने भी असाइनमेंट्स मैंने किए हैं तो वो एक ढंग हो गया। आपने किसी फिल्म में कहानी चल रही है, उसमें एक किरदार है, उसके हिसाब से आपने गीत गाया, तो उसमें एक रेंज मुझे मिला। सैड गाना है, कहीं कव्वाली है, कहीं रोमांटिक है, कहीं बिल्कुल बहुत ही कॉमेडी है, या कहीं यानी ढंग तरह तरह की सिचुएशंस के हिसाब से गीत गाने को मिले। अब एक एस्पेक्ट है मेरा क्लासिकल म्यूजिक, जिसको कि मैं बिल्कुल किसी कीमत पे भी छोड़ना नहीं चाहती थी। तो बाहर जो कॉन्सर्ट मैंने इंडिया के बाहर किए, यूएसए में था, तो जैसे रविशंकर जी, मैं चाहती थी वो मुझे इंट्रोड्यूस करें, तो ये उस ईश्वर की दया से ऐसा ही टाइम आया कि कैलिफोर्निया में प्रोग्राम था और रविशंकर जी ने ही इंट्रोड्यूस किया मुझे। और मुझे ये भी मैं अपने सुनने वालों के साथ शेयर करना ज़रूर चाहूँगी कि मैंने उस दिन रविशंकर जी ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा के चला जाऊँगा। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है। लेकिन जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो जैसे ही मैंने अनाउंस किया कि मैं राग जय जयवंती गा रही हूँ और ये पद्म भूषण उस्ताद खादिम हुसैन खान साहब की चीज़ है, तो रविशंकर जी उठे थे, बिल्कुल बैठ गए फौरन, और उनके साथ लक्ष्मी शंकर जी भी थी और भी थे सब तमाम ऑडियंस। लेकिन रविशंकर जी गए ही नहीं प्रोग्राम से उठ के, उन्होंने फिर पूरा सुना कि मैं क्या गा रही हूँ। तो तब मैंने मांडवी सुनाया था, तो वो बाद में मुझे पता चला कि खादिम हुसैन खान साहब की बहुत इज्जत करते हैं वो। और मैं बहुत तहे दिल से याद करती हूँ पद्म भूषण उस्ताद खादिम हुसैन खान साहब को, जिन्होंने मुझे कुछ ऐसे राग जिनको मैं जानती नहीं थी, जैसे बरवा बहुत ही खूबसूरत राग है, मलुहा केदार, और तोड़ी में जैसे एक रचना उन्होंने मुझे सिखाई थी, वो इतनी खूबसूरत एक राजस्थानी, जो राजस्थान में मांड गाते हैं वो, और एक रसिया मैं आपको उसको सुनाती हूँ। काटो लागो रे देवरिया, काटो लागो रे देवरिया, मुँह से गेल चलो ना जाए, काटो लागो रे देवरिया, मुरे देवरिया, मुरे देवरिया, मुरे देवरिया, काटो लागो रे देवरिया, मुँह से गेल चलो ना जाए, गेल चलो ना जाए, गेल चलो ना जाए, मुँह से संग चलो ना जाए, हाय काटो लागो रे देवरिया, मुँह से गेल चलो ना जाए। वाह, मुझे यकीन है कि इस वक्त न जाने कितने सुनने वाले लू में झुलस कर भी, गर्मी में भी पसीना बहाकर भी, और कुछ बंद कमरों में भी बैठकर प्रोग्राम सुन रहे होंगे। मैं तो ये कहूँगी कि खूब आम और खरबूजों का आनंद ले रहे होंगे और साथ साथ ही प्रोग्राम सुन रहे होंगे। एक बार फिर तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मैं अपने सुनने वालों से अपने दिल की बात कर सकी। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। दिलराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी देर तक हमसे बातें की। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, मशहूर पार्श्व गायिका दिलराज कौर से अहमद वसी और ममता सिंह की बातचीत में हम कुछ इस तरह से खो गए कि देखिए वक्त का पता ही नहीं चला और प्रोग्राम का आखिरी मकाम आ गया।
अब उन लोगों के नाम जिनकी मिली-जुली कोशिश से ये प्रोग्राम तैयार किया गया। टेक्निकल असिस्टेंस दिलीप कुलकर्णी, पोस्ट प्रोडक्शन PKA नायर, एसोसिएट प्रेजेंटर यूनुस खान, प्रेजेंटर राकेश जोशी और प्रोड्यूसर शीला मोदी। मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा लम्हा साथ है, मुझे याद सब है जरा जरा।